वैसे एग्जाम कोई सी हो, डरना चाहिए। एंजाइटी हैज देयर बिकॉज देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द एंजाइटी एंड परफॉर्मेंस। पता है ये? तो एक साइकोलॉजी में एक टर्म है या एक इक्वेशन है, यर्कीज डॉडसन लॉ कहते हैं उसे। दो साइंटिस्ट हैं ये, यर्कीज डॉडसन लॉ। इट कोरिलेट द परफॉर्मेंस विद द एंजाइटी पैटर्न। तो अप टू ए सर्टेन लेवल, जैसे हम ग्राफ खींचे, जैसे खींचते हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, इधर एंजाइटी है, इधर परफॉर्मेंस है। तो एज द एंजाइटी इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस राइजेस, प्लेट्यूड ड्रॉप एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो एंजाइटी लेवल अगर ऑप्टिमम है तो परफॉर्मेंस बढ़ाएगी, वो आपकी इंप्रूव करेगी। मगर अगर एंजाइटी एक सर्टेन लेवल से एक्सीड करती है तो आपके परफॉर्मेंस को घटाना शुरू कर देगी। तो एंजाइटी होनी चाहिए, डर होना चाहिए एग्जाम का, मगर घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है? तो वी वर डिस्कसिंग, अभी कम टू अवर ऑन टॉपिक, वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या मेरे स्लाइड नहीं है वो, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? नहीं, कार्डियक आउटपुट खत्म हो गया कभी का। ब्लड फ्लो, ब्लड बॉडी में किन किन फैक्टर से रेगुलेट होता है, क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, ये हमने पॉइजली हैगन फॉर्मूला से डिराइव किया था। तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स which can affect the flow of the blood into the circulation। क्या क्या था उसके अंदर? लेंथ ऑफ द वेसल, जितनी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है? दूसरा था विस्कोसिटी, विस्कोसिटी बढ़ती है, फ्लो घट जाता है, इनवर्स रिलेशनशिप है इसका। ठीक है? तीसरा है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रेशर ग्रेडियंट P1 माइनस P2। जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ेगा, फ्लो बढ़ेगा सिस्टम में। ठीक है? प्रेशर ग्रेडियंट घटेगा, फ्लो घटेगा। और चौथा सबसे बड़ा फैक्टर आपका आता है रेडियस और डायमीटर ऑफ द वेसल्स, एंड इट इज रिलेटेड टू द फोर्स पावर। अगर डायमीटर डबल करते हैं तो जो आपका जो फ्लो है वो 16 गुना बढ़ जाता है। डबलिंग द डायमीटर इंक्रीजेस द फ्लो बाय 16 टाइम्स। तो फ्लो, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, फ्लो इज प्रोपोर्शनल टू R4। तो इससे हम चारों से हमने एक इक्वेशन ड्रॉ करी थी, जिसको हमने कहा था पॉइजली हैगन फॉर्मूला। ठीक है? और उसको हमने ब्लड वेसल्स पे अप्लाई करने की कोशिश की थी। वो आपका फार्मूला जो है इसमें नहीं आएगा वापस, ये रहा नीचे, Q इज इक्वल टू पाई R4 P1 माइनस P2 अपॉन 8 NL। दैट इज दी फॉर्मूला डिनोटिंग और शोइंग द फैक्टर्स रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ द ब्लड। Q इज द फ्लो, पाई अपॉन 8 इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो हमने लगाया इसमें, और बाकी सारे फैक्टर्स आप देख सकते हैं। P1 माइनस P2 प्रेशर ग्रेडियंट है ये, R इज द रेडियस, N is the viscosity and L is the length of the vessel. So these are the major factors determining the flow. फिर हम जब बात करते हैं फ्लो की, तो फ्लो को इन सब के अलावा मेजर रेगुलेट कौन करता है? बिकॉज लेंथ ऑफ द वेसल नॉर्मली डज नॉट चेंज। जो बॉडी में लेंथ है वो है, उसको हम बदल नहीं सकते। जबकि ये जो स्टडी की थी उन्होंने एक फिक्स ट्यूब सिस्टम में की थी, उसकी लेंथ को बदला जा सकता था, उसके हिसाब से स्टडी करी है। हमारी बॉडी में लेंथ चेंज नहीं होती, तो हम इन लेंथ को हटा सकते हैं, इसकी कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा आता है विस्कोसिटी। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड डज नॉट चेंज। मूवमेंट टू मूवमेंट में विस्कोसिटी में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है? कब आता है? कब आता है? व्हेन अ पर्सन इज एनीमिक। जब सीवियर एनीमिया होता है तो विस्कोसिटी घट जाती है, ब्लड की घट जाती है। Do you agree with this point? So anemia decreases viscosity। और if fluid infusion is given, किसी के हमने फ्लूइड लगा रखा है तो आपके ब्लड को डाइल्यूट कर देगा वो, तो विस्कोसिटी घटा देगा। ये सब हीमोडायनेमिक्स पे इफेक्ट आता है इसका, पेशेंट्स में देखने को मिलता है ये। तो इससे तो घटती है, बढ़ती कब है? फिजियोलॉजिकली हाई एल्टीट्यूड पे जाएं, आरबीसी काउंट बढ़ जाता है, तो आपकी विस्कोसिटी बढ़ा देगा, फ्लो को चेंज करेगा, ब्लड प्रेशर को चेंज करेगा, बहुत सारे बदलाव आते हैं उसकी वजह से आपको। फिर किसी के एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई, डिहाइड्रेशन विस्कोसिटी बढ़ाएगा। कोई भी कारण हो सकता है डिहाइड्रेशन का, एक्सेसिव मोशन हो सकता है, डायरिया हो गया,
डिसेंट्री हो गई, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो गई, स्वेटिंग हो गई, बर्न्स हो गए, इन सब कंडीशंस में आपके विस्कोसिटी बढ़ती है क्योंकि हेमाटोक्रिट वैल्यू बढ़ती है। तो ये सब आपके फ्लो को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, मगर ये फ्लो को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहे, दे आर अफेक्टिंग बाय चेंजिंग द अनदर पैरामीटर व्हिच वी विल जस्ट गोइंग टू डिस्कस, द रेजिस्टेंस टू द फ्लो। So the major determinant of the flow to the circulation is the resistance in the circulation. वो आपका मेजर मायने रखता है क्योंकि this is the only factor which changes movement to movement in the circulation. सेकंड से हर सेकंड में बदलाव आ सकता है इस फैक्टर के अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर, और ये आपके फ्लो को अफेक्ट कर सकता है। So the most important factor affecting the blood flow in the circulation is the resistance to the flow of the blood. So from the same equation जिसको हमने ओम्स लॉ कहा था, Q इज इक्वल टू P1 माइनस P2 अपॉन R, ये समझ में आ रहा है ना क्या है ओम्स लॉ क्या है? फ्लो इज करंट फ्लो, Q को हम करंट फ्लो मान सकते हैं, P1 माइनस P2 इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस दिस सिस्टम, जिसको हम प्रेशर ग्रेडियंट कह रहे हैं, एंड R इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें हमको अगर इफ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R, रेजिस्टेंस की अब हम बात कर रहे हैं कुल मिला करके, तो R विल बी इक्वल टू, इसको रिवर्स कर दे इक्वेशन को, ये Q नीचे आ जाएगा, और Q की अगर वैल्यू हम रख दें यहाँ पे तो हमको R की फाइनल वैल्यू आ जाएगी, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 8NL अपॉन पाई R4, ओके। 8 अपॉन पाई, अगेन दी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हटा सकते हैं, तो कुल मिला के रेजिस्टेंस कौन डिटरमिन कर रहा है सर्कुलेशन के अंदर? The factors determining the resistance to the flow, which is the ultimate regulator of the flow to the any part of the circulation, is the viscosity, length and radius. जैसा हमने कहा अभी, विस्कोसिटी मूवमेंट टू मूवमेंट नहीं बदलती, लेंथ हमारे सिस्टम में बदलता ही नहीं है, so the only factor which determines the flow to any part of the body is the radius of the vessel, diameter of the vessel is most important. And that diameter is important because we know it has got a fourth time relationship. Diameter आधा कर दें तो फ्लो 16 गुना कम हो जाएगा, डायमीटर डबल कर दें तो फ्लो 16 गुना बढ़ जाएगा, R4 की वैल्यू से चेंज हो रहा है। This resistance is maximum, as we have seen in last class also, is residing in the arterioles. बॉडी में आर्टरीज है, अलग अलग तरह की हैं, बड़ी एओर्टा है, लार्ज आर्टरी है, इलास्टिक आर्टरीज है, स्मॉल मस्कुलर आर्टरीज है, आर्टीरियोल्स है, मेटा आर्टीरियोल्स है, कैपिलरीज है, प्रेफरेंशियल चैनल्स है, वेन्स है, विन्यूल्स है, वीना केवा है, और अल्टीमेटली राइट एट्रियम में चला जाता है, ठीक है। आउट ऑफ ऑल दीज प्लेसेस द मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन द सर्कुलेशन इज इन द आर्टीरियोल। तो वाइवा में नॉर्मली सवाल पूछते हैं, व्हाट इज द साइट ऑफ पेरिफेरल रेजिस्टेंस? आंसर इज आर्टीरियोल। Why? There are two reasons for that. First, the arteriolar wall is very thick. बहुत thick होती है ये. Luminal size is very less. So thick wall and small lumen. तो अगर the thick wall is consisting of the smooth muscle fiber which are richly innervated by the postganglionic sympathetic nerve fiber. So even a slight change in the sympathetic output will cause contraction of the smooth muscles of the arterioles, will result into constriction of the vessel, reduction in the diameter, and immediate a change in the flow will take place. So the best way in the body to control the flow to any part is by changing the diameter of the arterioles, and that is affected by modifying the sympathetic outflow to that particular part of the body. So there is a unit for the resistance also. When the mean arterial pressure is 100 millimeters of the mercury, जो आप मान के चलते हैं कि एओर्टा में 120 सिस्टोलिक है, 80 डायस्टोलिक है, एवरेज मान के चलते हैं, तो एवरेज 100 हो गया, और राइट एट्रियम में जहाँ अल्टीमेटली ब्लड जाता है वहाँ पे हम 0 मिलीमीटर मान के चलते हैं। तो P1 माइनस P2 इज यूजुअली 100 मिलीमीटर ऑफ द मर्करी। आउटपुट पे 100 मिलीमीटर एवरेज है और इनपुट पे 0 मिलीमीटर है। तो प्रेशर ग्रेडियंट इज P1 माइनस P2 इज 100 मिलीमीटर, venous pressure is 0, pressure gradient is 100, cardiac output normally 100 मिलीलीटर पर मिनट, 6 लीटर के हिसाब से बनाया हमने इसको,
milliliter per second, then the total peripheral resistance as per our equation will be 1 PRU. PRU का मतलब पेरिफेरल रेजिस्टेंस यूनिट का नाम दिया है इसे, PRU. इन कंपैरिजन टू दी सिस्टमिक सर्कुलेशन, हमने देखा दो तरह का सर्कुलेशन है बॉडी में, सिस्टमिक सर्कुलेशन इज देयर एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन इज देयर. पल्मोनरी सर्कुलेशन हैज गॉट रिलेटिवली वेरी लेस रेजिस्टेंस, 1/6 हिस्सा ही है कुल मिला करके. 0.14 PRU इज द रेजिस्टेंस इन दी पल्मोनरी सर्कुलेशन. इसका कारण हम ऑलरेडी देख चुके हैं. क्या कारण है इसके? वेसल्स छोटी होती हैं, लंबाई कम है, डायमीटर ज्यादा है और स्मूथ मसल भी कम है. 3 factors are there which result into low pressure in the pulmonary circulation. Small size, small length of the vessels, large diameter and less smooth muscle fiber. So sympathetic constriction, vasoconstriction and vasodilation are relatively less. So pulmonary vascular resistance is relatively very less in comparison to the systemic vascular resistance. And of course we know that vasodilatation means dilatation of the blood vessels, means increase in the diameter of the blood vessels will reduce the resistance and will increase the flow. Vasoconstriction as per the sympathetic drive will cause decrease in the vascular diameter, increase in the vascular resistance and will decrease the flow. Okay. So those were the factors affecting the flow of the blood. Then this is an academic question basically. कौन मेजर बहुत कम करते हैं एक्सपेरिमेंटली. अगर आप रिसर्च कर रहे हैं तो बात अलग है, बाकी फ्लो मेजर करने की जरूरत यूजुअली नहीं पड़ती. बट देर आर मेथड बाय विच द ब्लड फ्लो टू होल ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम टू द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द बॉडी कैन बी मेजर्ड. देर आर वेरियस मेथड फॉर देम. दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर, अल्ट्रासोनिक डॉपलर फ्लो मीटर, प्लेथिस्मोग्राफी, वीनस ऑक्लूजन कहलाता है ये, वीनस ऑक्लूजन प्लेथिस्मोग्राफी एंड इकोकार्डियोग्राफी. All these are the procedures available for the determination of the blood flow. Electromagnetic flow meters, as you can see, the vessel is placed between, मतलब प्रोब यहाँ लगा देते हैं हम. तो इस प्रोब में 2 मैग्नेट है, एक इधर है और एक इधर है. आपके बीच में आपकी वेसल आ गई, तो इसमें से जो फ्लो जा रहा है वो आपका उसमें रेजिस्टेंस चेंज करेगा. उससे हम कंप्यूटराइज कर सकते हैं कि कितना फ्लो आएगा. So vessel is between 2 magnets, 2 electrodes on the side of the vessel, perpendicular magnet. Voltage gradient due to the blood flow is recorded by the electronic devices and a probe containing magnet and electrodes are there. तो ये probe आती है जो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, मगर आजकल कोई करता ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है मैं करने. Ultrasound Doppler uses piezoelectric crystal. After energization, transmits ultrasound frequency signals, and the procedure depends upon the Doppler's effect, and by this method also blood flow can be determined. This is venous occlusion plethysmography. ह्यूमन बींग्स में भी कर सकते हैं, एनिमल्स भी कर सकते हैं. यहाँ पे कप लगा देते हैं, ऑक्लूड करते हैं फ्लो को, और इसमें जो चेंज आता है वो आप इसको मूविंग ड्रग पे रिकॉर्ड कर सकते हैं और उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आर्म में पर मिनट ब्लड फ्लो कितना आ रहा है. नाउ वी कम टू द आर्टीरियल सिस्टम. ये ब्लड फ्लो का पार्ट खत्म हो गया. आर्टीरियल सिस्टम. आर्टरीज आर एक्टिंग एज ए हाइड्रोलिक फिल्टर. क्या मतलब इसका? दे आर मिनिमाइजिंग द चेंजेस इन द प्रेशर. ओके, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं दैट व्हेन द सिस्टोलिक इजेक्शन इज देयर, द आर्टरीज एक्सपेंड एंड स्टोर द एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी टू अकोमोडेट द वॉल्यूम. And when no ejection is there, then the arteries recoil and pushes the blood in the forward direction. So that filter converts, as we have seen already, the intermittent ejection of the heart into the continuous flow into the blood vessels. ये इसका मेन फंक्शन. ये प्रेशर प्रोफाइल हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये भी हम देख चुके हैं. Then comes the compliance. That is very important. कंप्लायंस का नाम सुना हुआ है आपने? नाम सुना हुआ है कंप्लायंस का? रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाया होगा. पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया बच्चे? एनी आइडिया? कंप्लायंस क्या होती है?
बायोलॉजी में ले लिया है, दिस इज बेसिकली फिजिक्स। सेंसिबिलिटी पार्टली करेक्ट है, मगर इसको थोड़ा सा शब्दों में बयां करो। अगर मान लो आपके सवाल आता है, हम बड़ा कॉमनली पूछते हैं थ्योरी में कॉम्प्लायंस, और ये कई जगह काम आती है कॉम्प्लायंस, जो भी सर्कुलर या लॉन्गिट्यूडनल सिस्टम है बॉडी के अंदर, जहाँ मसल्स है, वहाँ इस जगह लागू होती है कॉम्प्लायंस। ये भी एक तरीका है कहने का बात को। आपको मरीज को दवा दी, कंप्लायंस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टाइम पे दवा ले रहा है कि नहीं दे रहा है, वो भी एक कंप्लायंस है। हम उस कंप्लायंस की बात नहीं करते, ठीक है। एनीबॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा दिया होगा मेरे ख्याल से, सर्फेक्टेंट पढ़ा दिया है ना, तो सर्फेक्टेंट पढ़ा दिया तो कंप्लायंस तो आ गई उसके अंदर। सर्फेक्टेंट का काम ही यही है कि कंप्लायंस बढ़ाता है, वो सर्फेक्टेंट कंप्लायंस बढ़ाता है। कंप्लायंस इज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन द प्रेशर। जिस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं वो है चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन द प्रेशर। प्रेशर में कितना बदलाव करें कि वॉल्यूम में बदलाव कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल हम रेस्पिरेशन की बात करें एग्जाम्पल से, आपका टाइडल वॉल्यूम कितना है, 500 मिलीलीटर है, ठीक है। एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन intrapleural pressure is -2 millimeter of mercury. Am I correct? At the end of normal inspiration, the pressure becomes more negative, -6 millimeter of mercury. So there is a change of pressure from -2 to -6 during inspiration and expiration. तो 4 मिलीमीटर का बदलाव आया, ठीक है, और उस 4 मिलीमीटर के बदलाव से कितनी एयर अंदर गई, 500 सीसी एयर अंदर गई। तो पर यूनिट प्रेशर अगर चेंज करें तो कितनी एयर अंदर जाएगी, 125 सीसी अंदर जाएगी। तो कंप्लायंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज 125 मिलीलीटर पर मिलीमीटर ऑफ मरकरी। दैट्स ऑल, दैट इज कंप्लायंस। और गहरा सांस लेंगे और एयर अंदर चली जाएगी, ठीक है। अगर मान लो लंग एक्सपेंड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे कारण है, रेस्पिरेशन की बात है, तो कंप्लायंस में बदलाव आता रहता है। इसी तरह ब्लड वेसल्स में भी कंप्लायंस होती है। ये कंप्लायंस यहाँ देखिए कैसे पता लग रहा है, ये प्रेशर से और ये वॉल्यूम से, ये आर्टरीज में है और ये वेन्स के अंदर है। क्या पता लग रहा है इससे कंप्लायंस का, इन दी आर्टरीज a small change in the volume from this place to this place। ये यहाँ तक आ गया है ग्राफ जो है, यहाँ से यहाँ तक इतना वॉल्यूम बदला आपने, तो प्रेशर राइज कितना ट्रेमेंडस हुआ है इसके अंदर। बात समझ आ रही है। विद स्मॉल चेंज, इसको उल्टा कर देना चाहिए था ग्राफ को, ज्यादा ठीक रहता है। प्रेशर राइज और वॉल्यूम राइज फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, वो थोड़ा सा बदलाव है वॉल्यूम के अंदर, और उसकी वजह से प्रेशर में कितना ट्रेमेंडस चेंज आया है। इट मीन्स द आर्टरीज आर लेस कंप्लायंट। जरा से वॉल्यूम इंक्रीज से ज्यादा प्रेशर राइज हो रहा है, या यूं कह सकते हैं इतना ज्यादा प्रेशर राइज होने के बाद में वॉल्यूम में बहुत कम बदलाव आ रहा है। तो आर्टरीज आर लेस कंप्लायंट इन कंपेरिजन टू अदर वेसल्स। जबकि आप वेन्स में देखिए तो वेन्स कैन अकोमोडेट लार्ज अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, and then up to a certain limit the pressure rise is very little. So veins can accommodate large volume of blood with little rise in the pressure. It means veins are more compliant than the arteries. It also means that veins can accommodate large amount of blood with less change in the venous pressure, while a small increment in the arterial blood volume will cause a tremendous rise in the blood pressure. बात समझ आ रही है। तो वेन्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लायंट है, आर्टरीज उतनी कॉम्प्लायंट नहीं है। तो स्मॉल चेंज इन द वॉल्यूम और स्मॉल चेंज इन द प्रेशर इन दी वेन्स कैन ब्रिंग अबाउट लार्ज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड। ये उसी डायग्राम को दूसरे ढंग से देखिए, यहाँ ज्यादा बेटर दिख रहा है। ये आर्टीरियल सिस्टम है और ये वीनस सिस्टम है। 500 मिलीलीटर वॉल्यूम आर्टीरियल सिस्टम में है, और ये बीच वाला कर्व नॉर्मल कर्व है आपका। तो इफ वॉल्यूम फ्रॉम 500 इट इंक्रीजेस टू 600 और इवन 650,
there is a tremendous rise in the pressure. Small change in the volume on the arterial side will cause much greater rise in the pressure in the arterial system. इसका मतलब आर्टरी कंप्लायंट नहीं है. अगर उसमें जरा सा भी वॉल्यूम ज्यादा आर्टरी सिस्टम में आता है तो प्रेशर को आपको बहुत ज्यादा बढ़ा देगा आपका. जैसा कि हम देखते हैं सिस्टोलिक इंजेक्शन के दौरान 70 मिलीलीटर ब्लड निकला और उसने ब्लड प्रेशर जो है 80 मिलीलीटर से 120 तक पहुंचा दिया. There is a tremendous rise in the pressure. There is a small increment in the volume on the arterial system. और इसी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन करें तो क्या होगा और सिंपैथेटिक इनहिबिशन करें तो क्या होगा इस कंप्लायंस के ऊपर. तो सिंपैथेटिक आर स्टिमुलेटेड, द कर्व शिफ्ट टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड. ये कर्व लेफ्ट में शिफ्ट हो गया. इसका मतलब इवन स्मॉलर इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम विल कॉज अ ग्रेटर राइज इन द प्रेशर. तो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन अगर करें तो आर्टेरियल कंप्लायंस घट जाती है. आर्टेरियल कंप्लायंस और घट जाएगी. स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम विल कॉज ग्रेटर राइज इन द आर्टेरियल प्रेशर. जबकि सिंपैथेटिक इनहिबिट करें तो रिवर्स हो जाएगा. इट कैन अकोमोडेट मोर ब्लड विद द सिंपैथेटिक आर इनहिबिटेड. क्योंकि वाजो कंस्ट्रिक्शन होता है तो वेसल का डायमीटर थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसकी वेसल की रिजिडिटी कम हो जाती है तो एक्सपेंड ज्यादा हो सकती है और उसमें प्रेशर राइज रिलेटिवली कम होगा. रिवर्स में देखिए वेन्स के अंदर एवरेज आपका बीच वाला कर्व जा रहा है. वॉल्यूम इज राइजिंग फ्रॉम 1500-1700 सीसी से बढ़ाएं और 3000 सीसी तक. इतना ज्यादा अगर चेंज कर दें वॉल्यूम के अंदर तो भी प्रेशर कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक ही बढ़ा. देयर इज वेरी स्मॉल इन द प्रेशर. So it means vein can accommodate large volume of fluid or blood with little rise in the pressure. That helps us, that helps the body, that veins are the reservoirs of the blood. And if the extra amount of the fluid is pushed into the circulation, कहाँ जाएगा वो? That will be accommodated on the venous side with little rise in the pressure. वो arterial side में नहीं रहता, न रहना चाहिए क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देगा वो. मगर वेन्स में अगर शिफ्ट कर दिया जाए उसको तो राइज प्रेशर का बहुत कम आएगा और वॉल्यूम अकोमोडेट हो जाएगा. तो वेन्स है वो होता है ग्रेटर कंप्लायंस देयर एंड बिकॉज ऑफ दैट वेन्स आर नोन एज कैपेसिटी वेसल्स ऑफ द सर्कुलेशन. आर्टरीज आर रेजिस्टेंट वेसल्स ऑफ द सर्कुलेशन. वेन्स आर कैपेसिटी वेसल्स ऑफ द सर्कुलेशन एंड द इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन एंड इनहिबिशन यू कैन सी. जो यहाँ इफेक्ट है वो यहाँ इफेक्ट आता है मगर प्रेशर राइज रिलेटिवली बहुत कम हो रहा है. Then there is a phenomena which is known as delayed compliance. ये delayed compliance सिर्फ वेन्स में ही देखी जाती है, आर्टरीज में नहीं होती यूजुअली. आर्टरीज does not exhibit delayed compliance. delayed compliance का देखिए क्या करो. ये मैंने हाथ से बनाया इसलिए थोड़ा आड़ा टेढ़ा है कि यहाँ पे आपने वॉल्यूम इंक्रीज किया. ओके ये समय है इधर की तरफ, ये प्रेशर था. यू इंक्रीज द वॉल्यूम एंड द प्रेशर राइजेस. ओके आफ्टर सम टाइम धीरे 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 द वेन्स और द सिस्टम टेंड्स टू अकोमोडेट अगेन द इंक्रीज्ड वॉल्यूम. धीरे धीरे रिलैक्स करना शुरू करता है. आपने एकदम से वॉल्यूम पुश कर दिया बॉडी के अंदर तो एकदम से प्रेशर बढ़ गया मगर वो बढ़ा हुआ नहीं रहेगा. फ्लूइड अभी वहीं का वहीं है बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा डाला था आपने, बट द प्रेशर स्टार्ट ग्रेजुअली डिक्रीजिंग. द वेन्स वेसल्स आर अकोमोडेटिंग टू ए लार्जर वॉल्यूम. तो उतना जो प्रेशर राइज हुआ था वो वापस घटना शुरू हो गया. हालांकि वापस नॉर्मल पे तो नहीं आया बट इट हैज रिटर्न टू ए लेसर लेवल. इसको कहते हैं अकोमोडेट. ये कंप्लायंस हो रही है और यहाँ से वापस हमने वापस उतना जितना फ्लूइड अंदर डाला था उसको वापस निकाल लिया. Then the pressure falls again to a lower level. Gradually, the veins accommodate or contract around the reduced volume and the pressure starts rising again and comes back to the normal level. This phenomena of accommodation of the vascular system to sudden increase in the volume or decrease in the volume is known as a delayed compliance. ये delayed compliance बड़ी मददगार करती है जब आप एक्स्ट्रा फ्लूइड पुश करते हैं बॉडी के अंदर या पर्सन इफ गोज इनटू द शॉक. अगर मरीज शॉक में चला गया तो भी ये प्रोसीजर मदद करता है और आपने एक्स्ट्रा फ्लूइड पुश कर दिया. देन इट आल्सो हैज टू अकोमोडेट और टू अलाउ लेस डिक्रीज इन द प्रेशर एज एक्सपेक्टेड बाय इंक्रीज इन द वॉल्यूम यू इंट्रोड्यूस इनटू द सिस्टम.
नाउ कम्स अनदर पार्ट ऑफ द आर्टियल सिस्टम, रेडियल पल्स। ये थियरी प्रैक्टिकल में करवा दिया तुमको? वो सर या यस सर। बेटा तू क्लास अटेंड नहीं करती इसका मतलब? अच्छा बैच का नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि ये वो हिस्सा है कि अगर आपने मरीज की किसी भी बीमारी का मरीज हो, अगर आपने उसकी नब्ज नहीं पकड़ी तो आप डॉक्टर ही नहीं है। जरूर देखनी चाहिए किसी भी बीमारी का मरीज हो, बट डू एग्जामिन दी पल्स। एग्जामिन ना करें, दिमाग में कुछ नहीं घुसता, मगर यहाँ पकड़ जरूर लें इसको, क्या डॉक्टर ने नब्ज तो देखी? दैट बी द टाइप ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मरीज की वेलबींग के लिए। मेंटल सेटिस्फैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कम्युनिकेट करते हैं ना पेशेंट से, तो ये सबसे जरूरी पार्ट होता है। So do examine the pulse of the patient, whether it is required or not required. But if the patient belongs to the cardiovascular system disease, then pulse examination is a must. तो pulse में क्या देखते हैं, हम कहाँ देखते हैं? हम pulse कहीं की भी देख सकते हैं। There are various places the pulse can be observed. The most common site is the examination of the radial artery. Radial artery पे जो हम देखते हैं उसको radial pulse कहते हैं, ठीक है? इसके अलावा हम brachial artery को फील कर सकते हैं यहाँ पे। Most commonly the carotid pulse in the neck region, femoral pulse, popliteal pulse, anterior tibial artery pulse, and dorsal spadius artery. ये important है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हिसाब से, यहाँ की पल्स हम देख सकते हैं। मगर जो रेडियल आर्टरी की पल्स देखते हैं उसमें हम क्या क्या देखेंगे? What features you would like to look while examining the pulse of a patient? Rate, rhythm. Even you see the pulse has got a character. बात समझ आ रही है? पल्स का भी अपना करेक्टर होता है। तो रेट, रिदम, करेक्टर, वॉल्यूम, कंडीशन दी आर्टरीज वॉल, सिंक्रोनिसिटी एंड अदर पल्सेस। तो रेडियल के अलावा और भी पल्स हमको देखनी पड़ती है। अब पल्स देखते कैसे हैं? इधर आ बच्चे। पहली बात तो रेडियल आर्टरी इधर होती है अंगूठे की तरफ, ठीक है? मैंने इतना आसान नहीं है ये, वहां जब करते हैं तो कहीं यूं पकड़ रहे हैं, कहीं यहाँ पकड़ रहे हैं, कहीं यहाँ और ढूंढ रहे हैं। ये रेडियल आर्टरी है, ठीक है? मैंने 3 उंगलियां रखी हैं यहाँ। क्यों? एक से भी फील हो रही है, बढ़िया फील हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अंगूठे से भी फील हो रही है, मैंने 3 उंगलियां रखी है। इसके पीछे कारण है। इनमें से एक फीचर ऐसा है जिसके लिए हमें 3 उंगलियां काम में लेनी पड़ेंगी, इसके अलावा किसी के लिए जरूरत नहीं। मगर तीनों रख देंगे तो हमें भी कंफर्ट महसूस होगा, वरना एक रखेंगे तो 2 उंगलियां ऊपर रखनी पड़ेंगी आपको, आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। सो प्लेस 3 फिंगर्स फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द रेडियल पल्स, पहली बात, ठीक है? इसको हम प्रॉक्सिमल फिंगर कहेंगे, ये मिडिल फिंगर है और ये डिस्टल फिंगर है, ठीक है? सो व्हेन यू एग्जामिन द पल्स यू हैव टू एग्जामिन द रेट। रेट का मतलब कितनी बार पल्स आ रही है, ठीक है? तो पल्स देखने के लिए आपको 1 मिनट देखना पड़ता है। घड़ी होनी चाहिए जो टिक टिक करती हो, इलेक्ट्रॉनिक पार नहीं पड़ती, ठीक है? आपको सेकंड की सुई उसमें होनी चाहिए, या आपके पास टाइमर होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉनिक आता है उसमें टाइमर लगा सकते हैं आप। आइडियल है 1 मिनट के लिए आप ऑब्जर्व करेंगे, गिनती करेंगे ध्यान दे करके। समय कम है, मरीज ज्यादा है, तो आधा मिनट के लिए भी कर सकते हैं, मगर 15 सेकंड करके 4 से गुणा कभी ना करें। नेवर मल्टीप्लाई बाई 4 आफ्टर एग्जामिनिंग फॉर 15 सेकंड। कम से कम 30 सेकंड और ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट जरूरी है पल्स को देखने के लिए, रेट के लिए खास तौर। तो रेट देख लीजिएगा कितनी आ रही है, 1 मिनट में पता लग जाएगा। तो हो गई पल्स रेट। नाउ दिस पल्स रेट डिनोट द हार्ट रेट। नॉर्मली दे आर सेम, जितना हार्ट रेट है उतना ही पल्स रेट होना चाहिए, क्योंकि हार्ट बीट करता है, सिस्टोलिक इजेक्शन होता है, then that systolic ejection creates 2 things in the vascular system. Am I correct? जब इजेक्शन हुआ तो 2 चीज क्रिएट हुई। एक तो जो ब्लड था ह्यूमन के अंदर वो आगे पुश हुआ, तो जो ब्लड निकला था वो अभी वहीं का वहीं है, वो अभी आगे नहीं गया, सिर्फ ब्लड का कॉलम पुश हुआ है आगे की तरफ, ठीक है? ये तो पहली बात है। दूसरी बात क्या है, आर्टरीज का जो इनिशियल सेगमेंट है एओर्टा का, वो मैंने कहा इलास्टिक है, वो फैलता है। मतलब एक वेसल वाल के ऊपर एक वेव क्रिएट होती है,
वो वेव हम यहाँ फील कर रहे हैं। हम यहाँ ब्लड फ्लो फील नहीं कर रहे, हम यहाँ वेव फील कर रहे हैं। जैसे रस्सी आपने टांग दी, एक हिस्से को घुमाया तो एक वेव क्रिएट होती है। So ejection of the blood into the initial segment of the aorta stretches the arterial wall and that creates a waveform which travels for the wall of the artery while the blood travels into the lumen of the vessel. ठीक है, तो हम आर्टेरियल वेव को फॉलो कर रहे हैं, बेसिकली उसको देख रहे हैं। वॉल्यूम हम बाद में देखेंगे। तो नॉर्मली जितनी बार हार्ट ने बीट किया, इजेक्शन आया, उतने रेट भी होती है, मगर ऐसा हमेशा नहीं होता। मेनी टाइम्स the pulse rate is less than the heart rate, ऐसा हो सकता है। उसको हम कहते हैं पल्स डेफिसिट। एक डेफिसिट क्रिएट हो गया, यहाँ ज्यादा बार बीटिंग सुनाई दे रही है, यहाँ कम हो गई। ऐसा इसलिए होता है कि सम ऑफ इन कार्डियक डिजीज some contractions are so weak that they are unable to create a wave over the arterial wall, so it does not get carried over the wall and you don't feel it. That's why heart rate is more than the रेडियल पल्स। उसको कहते हैं पल्स डेफिसिट कहलाता है। ये पल्स रेट की बात है। फिर आता है रिदम के ऊपर, दूसरा पार्ट। रिदम का मतलब डिस्टेंस, जो सक्सेसिव पल्स आ रही है उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, बराबर बराबर होना चाहिए। वो हमको फील करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा दैट सक्सेसिव पल्सेस आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। इट मीन द रिदम इज नॉर्मल, बट दैट रिदम कैन बी डिस्टर्ब्ड अंडर वेरियस कंडीशन। Atrial flutter, atrial fibrillation, ventricular arrhythmias can cause change in the rate or rhythm of the pulse. तो रिदम कई तरह के हो सकते हैं। नॉर्मली हम दो तरह के बताते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। रेगुलरली इरेगुलर एंड इरेगुलरली इरेगुलर। रिदम में दो तरह का डिस्टर्बेंस आ सकता है, रेगुलरली इरेगुलर एंड इरेगुलरली इरेगुलर। इसका क्या मतलब निकला? क्या इफ द इरेगुलरिटी इन द पल्स is repeated at regular intervals, then it is regularly irregular pulse as occurs in the atrial flutter. Atrial flutter में एट्रिया की रेट करीब 250-300 के करीब आ सकती है। वेंट्रिकल उतना बीट नहीं करता, उतनी पल्स क्रिएट भी नहीं हो सकती। तो देयर इज अ ब्लॉक एट द एवी नोड। 3:1 का ब्लॉक हो सकता है, 4:1 का ब्लॉक हो सकता है, 2:1 का ब्लॉक हो सकता है, मगर पल्स तो इरेगुलर हो गई। तो दिस इरेगुलरिटी विल बी रिपीटेड एट regular intervals if the block is consistent at the AV node. मगर अगर हम एट्रियल फिब्रिलेशन की बात करें तो वहां पे हमें नहीं पता कि कौन सा इंपल्स एट्रिया का जो एक्टोपिक बी से जनरेट हो रहा है वो एवी नोड में घुस गया और वेंट्रिकल को एक्साइट कर दिया। नोबडी नोज अबाउट इट। तो पल्स विल बिकम एब्सोल्युटली इरेगुलर, पता ही नहीं लगेगा कि पल्स कब आ रही है कब नहीं आ रही। तो एट्रियल फ्लटर रेगुलरली इरेगुलर, एट्रियल फिब्रिलेशन इरेगुलरली irregular pulse is there। ये रिदम की बात है। फिर आते हैं कैरेक्टर ऑफ द पल्स। कैरेक्टर ऑफ द पल्स, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो हम यहाँ से फील कर सकते हैं, पता लग जाता है आपको। कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जिसके लिए हमको रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है रेडियल पल्स ट्रेसिंग की। ये रेडियल पल्स ट्रेसिंग है which can be recorded with the help of an instrument that is known as स्फिग्मो। स्फिग्मो मैंने हाथ जानबूझ के थोड़ा याद है। स्फिग्मो मैनोमीटर क्या होता है? बीपी इंस्ट्रूमेंट को स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं, उससे रिकॉर्ड नहीं होता। स्फिग्मोग्राफ, स्फिग्मोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट विद व्हिच वी कैन रिकॉर्ड द रेडियल पल्स। वो यहीं पे फिट हो जाता है। नीचे एक प्रोब होती है, ऊपर लीवर होता है, बड़ा हल्का सा होता है, और उसको यहाँ लगा देते हैं और उसके ऊपर एक ब्लैक पेपर, काले रंग का कार्बन लगा हुआ पेपर लगा देते हैं। पेपर आगे मूव करता है, ऊपर से रिकॉर्डिंग आती रहती है और हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। मेरे मोबाइल में एक ट्रेसिंग है, मैंने अपनी रिकॉर्ड की हुई है, वो दिखाऊंगा कभी टाइम मिलेगा। तो दिस इज द रेडियल पल्स ट्रेसिंग। ये रेडियल पल्स ट्रेसिंग है जिसको हमने स्फिग्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया हुआ है, और ये इससे हमको कैरेक्टर का पता लगता है पल्स का। ठीक है, तो इसमें ये जो रिकॉर्डिंग आई है, इसमें देखिए एक तो है ऊपर फर्स्ट वेव आ रही है, परकशन वेव आ रही है, पी वेव इज, देन दिस इज सिस्टोल। ये पूरा सिस्टोल चल रहा है, रैपिड इजेक्शन फेज है, और ये आपका स्लो इजेक्शन फेज है। यहाँ पे आपका एओर्टिक वाल्व बंद हो गया, डायस्टोल शुरू हो गया। ठीक है, डायस्टोल शुरू होते ही आपको पता है वेंट्रिकल का प्रेशर घटना शुरू होता है, तो एओर्टा का ब्लड वापस वेंट्रिकल में जाने की कोशिश करता है। वाल्व बंद हो गया, उससे ब्लड रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाता है, नई वेव क्रिएट होती है, वो आपकी ये वेव है।
So this is diacrotic notch, this is diacrotic wave, and then the continuous, this is the diastole. तो ये आपका सिस्टोलिक फेज है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से डायस्टोल शुरू होता है, डायक्रोटिक वेव एंड डायक्रोटिक नॉच आते हैं. दिस नॉर्मल रेडियल पल्स इज नोन एज कैटाक्रोटिक पल्स. इसका नाम है कैटाक्रोटिक पल्स. एबनॉर्मल पल्स अब क्या क्या हो सकती है, ये सिस्टोल डायस्टोल हो गया. वाटर हैमर, अब मैं एबनॉर्मल पल्स के बारे में बता रहा हूँ. नॉर्मल इज कैटाक्रोटिक पल्स, अप स्ट्रोक डाउन स्ट्रोक इज देयर. ठीक है, नॉर्मल आ रही है. वाटर हैमर पल्स जो सबसे कॉमन हो सकती है, अकर्स इन द एओर्टिक रिगर्जिटेशन. एओर्टिक रिगर्जिटेशन, इट इज आल्सो नोन एज कोलैप्सिंग पल्स. रैपिड राइज एंड रैपिड फॉल इज देयर. एओर्टिक रिगर्जिटेशन, इसमें क्या होगा इस पल्स के अंदर, इसमें जाए डायग्राम में, तो ये डायक्रोटिक नॉच डिसअपियर हो जाएगी इसके अंदर. जब एओर्टिक वॉल रिगर्जिटेट कर रहा है, एओर्टिक वॉल इनकॉम्पिटेंट है, वो पूरा बंद नहीं हो रहा, तो ब्लड रिफ्लेक्ट होकर के वेव क्रिएट ही नहीं करेगा. आई बात, ये तो वेव आ रही है, ये क्रिएट ही नहीं होगी, क्योंकि एओर्टिक वॉल पूरा बंद ही नहीं हो रहा. जब बंद नहीं हो रहा, रिफ्लेक्शन के लिए जगह नहीं मिल रही आपको, सरफेस नहीं मिल रही, तो ये वेव आपकी गायब होगी. तो रैपिड डाउन स्ट्रोक इज द वाटर हैमर पल्स. और ये कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको लग रहा है कि वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ होता है उसके अंदर, आप पल्स को फील करके न्यों करके ले जाएं, तो ये जो फीचर है ये एक्सेंचुएट हो जाता है, बढ़ा हुआ आता है, पता लग जाता है. द सेकेंड टाइप ऑफ द एबनॉर्मल पल्स इज द एनाक्रोटिक पल्स. ये उल्टे में आती है. एओर्टिक स्टेनोसिस अगर है तो एनाक्रोटिक पल्स आएगी. स्टेनोसिस का मतलब है कि वाल्व पूरा खुलता नहीं है. एओर्टिक वाल्व सिस्टोल के दौरान पूरा नहीं खुलता, तो ब्लड इजेक्ट हो रहा है, मगर इजेक्ट होने के दौरान झटका लगता है उसको. छोटे एरिया में से जब ब्लड निकलेगा, एओर्टिक स्टेनोसिस का मतलब वाल्व नैरोड है, तो जब ब्लड एकदम से फोर्स से निकलता है तो झटका लगता है उसको, क्योंकि नैरो वाल्व से निकल रहा है वो. तो आपके अप स्ट्रोक में एक वेव आनी शुरू हो जाती है. यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे कोई अप स्ट्रोक पे नॉच नहीं है, मगर अगर एओर्टिक स्टेनोसिस है तो ये यहाँ पे नॉच आ जाएगी, क्योंकि वहाँ ब्लड टकरा रहा है निकलते वक्त, पूरी जगह नहीं मिलती उसको, और वो एक वेव क्रिएट कर रहा है. तो एनाक्रोटिक वेव इज फाउंड इन द एओर्टिक स्टेनोसिस. देन एनाडायक्रोटिक, बहुत से मरीजों में दोनों ही प्रॉब्लम होती है. एओर्टिक वाल्व न तो पूरा खुल रहा है, न पूरा बंद हो रहा है, बंद भी नहीं हो रहा पूरा. तो जब दोनों फीचर होते हैं तो अप स्ट्रोक में तो नॉच आएगी, एक डाउन स्ट्रोक की नॉच डिसअपियर हो जाएगी. अप स्ट्रोक विल शो ए नॉच, बट डाउन स्ट्रोक विल नॉट शो एनी नॉच. जो नॉर्मल होती है वो भी नहीं होती, क्योंकि एओर्टिक रिगर्जिटेशन नहीं होती है. फिर आती है सीरियस पल्स, पल्स अल्टरनेंस. आप एग्जामिन कर रहे हैं, एक पल्स नॉर्मल है, एक पल्स वीक आई, फिर नॉर्मल आई, फिर वीक आई. इट इज अ साइन ऑफ ग्रेट मायोकार्डियल डैमेज. Pulsus alternans is a sign of great myocardial damage, and patient should be given immediate attention. That is pulsus paradoxus. Sorry, pulsus alternans. Then the last, जो इसमें नहीं दिखाई मैंने, इस pulsus paradoxus. Pulsus paradoxus. अब आप देखिएगा, जब आप एग्जामिन कर रहे हैं पल्स को, सांस खींचिए, पल्स का वॉल्यूम घट जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है. हमने देखा था वेन ब्रेथ रिफ्लेक्स, हार्ट रेट तो बढ़ जाएगी मगर वॉल्यूम घट जाता है, क्योंकि जब आप डीप इंस्पिरेशन लेते हैं तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर ज्यादा नेगेटिव हो जाता है, तो ब्लड आ तो ज्यादा रहा है मगर लेफ्ट वेंट्रिकल में इजेक्शन घट जाएगा, और इजेक्शन घटने से आज उसका वॉल्यूम घट जाएगा. ठीक है, ये नॉर्मल फीचर है. और अगर आप जोर से सांस ले रहा है मरीज, आप कह रहे हैं उसको ले, और पल्स करीब करीब डिसअपियर हो जाए, इसका मतलब पल्सस पैराडॉक्सस मौजूद है. ये कार्डियक टेम्पोनेट में पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर आ सकती है इस तरह की पल्स. फिर आते हैं चौथे कैरेक्टर के ऊपर, वॉल्यूम ऑफ द पल्स. ये कैरेक्टर था पल्स का. फोर्थ इज द वॉल्यूम. वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय द, अगेन आपने जो तीनों फिंगर लगाई है उसमें नीचे से थर्स्ट कितना आ रहा है, दबाव कितना आ रहा है, वो वॉल्यूम का मेजरमेंट देता है.
अगर वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है तो थर्स्ट ज्यादा महसूस होगा, वॉल्यूम कम है तो थर्स्ट कम महसूस होगा। तो पल्स एज पर द वॉल्यूम कैन बी थ्रेडी, पल्स कैन बी थ्रेडी, मतलब बहुत ही बारीक कम वॉल्यूम आ रहा है तो उसको थ्रेडी पल्स कहते हैं। इट कैन बी फुल एंड बाउंडिंग पल्स, मतलब उसमें वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द पल्स। अब आते हैं हम 3 फिंगर पे। क्या है? हाँ करो, 10 मिनट इंतजार कर सकते हो। कंडीशन ऑफ द आर्टेरियल वॉल। तुम्हारी आर्टरी में मेरी आर्टरी में फर्क है। तुम्हारी उम्र के हिसाब से तुम्हारी आर्टरी इलास्टिक है, काफी इलास्टिक फाइबर, मेरी में नहीं है। तो ये कैसे पता लगेगा कि आर्टेरियल वॉल ठीक है कि नहीं है? उसके लिए अगर वो आर्टरी जिसको हम एग्जामिन कर रहे हैं वो ब्लड से भरी हुई है तो हम आर्टरी की वॉल के बारे में कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। तो उस आर्टरी के सेगमेंट को खाली करना पड़ेगा ब्लड से, तब जाकर के आपको वॉल के बारे में पता लगेगा। तो हमें 3 फिंगर का मतलब अब समझ में आएगा। क्या करते हैं हम, देखिए ये रेडियल आर्टरी है, 3 फिंगर रखी मैंने। अब मुझे इस आर्टरी जिसको मैं एग्जामिन कर रहा हूं वॉल को, ये मुझे ब्लड से खाली करनी है। तो मैं पहले प्रॉक्सिमल फिंगर को जोर से दबाऊंगा, ऊपर से ब्लड आना बंद हो गया। मगर इस रेडियल आर्टरी में ब्लड, अल्नर आर्टरी वाला भी आ जाएगा इधर से, जो एनास्टोमोसिस बन रही है ब्लड से वापस भर जाएगी, तो उसको भी खाली करना पड़ेगा। तो पहले इसको दबाया हमने, ये जो बीच डिस्टिल फिंगर है तीसरी वाली, उसको यहाँ से दबाते हुए इधर ले गए नीचे की तरफ और यहाँ दबा दिया इसको। तो मैंने आर्टरी का सेगमेंट ब्लड से खाली भी कर दिया और अब नीचे से भी नहीं आने दे रहा मैं ब्लड को। अब बची आपकी 20 की अंगुली। अब 20 की अंगुली को आर्टरी के ऊपर घुमाइए, रोल करिए इसको। आर्टरी फील होती है नहीं होती वो आपको पता लग जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 3 फिंगर क्यों ये काम में लेते हैं? वो सिर्फ इसके लिए, टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द आर्टेरियल वॉल। क्या नतीजा लिखेंगे आप इसमें? तो देयर कैन बी 3 कंडीशंस व्हिच कैन बी रिटन। 3 तरह की ऑब्जर्वेशन हो सकती है इसकी। पहला, आर्टेरियल वॉल नॉट पैल्पेबल, फील नहीं हो रही, कब फुल्ली इलास्टिक है तो 17, 16, 18, 19 साल तक ये फील नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। फुल इलास्टिसिटी मौजूद है इलास्टिक फाइबर। देन इट बिकम्स जस्ट पैल्पेबल। 20 साल से लेके 30, 40 साल तक ये जस्ट पैल्पेबल होती है, नॉर्मल है, महसूस हो रही है, ठीक है। और मेरी उम्र में आती आती हो जाती है पैल्पेबल। तो 3 ऑब्जर्वेशन है, नॉट पैल्पेबल, जस्ट पैल्पेबल एंड पैल्पेबल। दैट इज द कंडीशन ऑफ द आर्टेरियल वॉल। और ये आपके 3 फिंगर का सामने लेने का कारण है। सिंक्रोनिसिटी तो बिल्कुल सिंपल है। पेशेंट आया आपका, दोनों तरफ की रेडियल आर्टरीज को देखिए, ठीक है, बराबर बराबर आनी चाहिए। रेडियल और फीमोरल का डिले देखते हैं हम, रेडियल और फीमोरल एक साथ आ रही है कि नहीं आ रही है, डिले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और फिर बाकी की पल्स आप देखेंगे मरीज। तो यू हैव टू एग्जामिन द अदर पल्स एंड द सिंक्रोनिसिटी। अब ये मेजर टॉपिक आएगा डिस्कशन का बाद में।